बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय विज्ञान पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन। अब बेटा गति क्या होती है कि किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे हम गति करते हैं, हम चलते हैं फिरते हैं तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह गति होती है। दूरी क्या होता है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तय की गई गति जो भी करते हैं वो दूरी। तो देखो, पहेली तथा बूझों की कक्षा में सभी बच्चों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा की। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, पैतृक मतलब जहां उनके पापा का घर है, ठीक है। पैतृक गांव पहले किस में गया बेटा, रेलगाड़ी में, फिर बस में और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग किया। एक विद्यार्थी ने कहा कि मैंने तो वायुयान की यात्रा की, मतलब हवाई जहाज की यात्रा की। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए। तो ये सारे बेटा क्या है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों को समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया जाता है। तो इन्होंने कहा न्यूज़पेपर पढ़े। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही तथा वह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कैसे यात्रा करते थे। तो देखो, यातायात की कहानी। अब पुराने ज़माने में आपने देखा है ना बेटा, तो देखो प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। आपने देखा था ना कि जो पहले के लोग थे उनके पास यातायात के लिए कोई क्या था बेटा, साधन नहीं था उनके पास नहीं था। वे पैदल चलते थे। क्या करते थे बेटा, मीलों दूर पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। लाद कर ले जाना मतलब पीठ पर। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा और धीरे धीरे मानवों ने क्या किया, यातायात के लिए जो पशु थे उनका उपयोग किया। प्राचीन काल में जल मार्गों से आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। अब देखो, पहले के लोग जल मार्गों से ज़्यादा आते थे तो जल मार्ग से आने के लिए उन किन का उपयोग करने लगे, नावों का। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखले गुहिकाएं बनाई जा सके, नावें बनाई जाती थी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लकड़ी के जो लट्ठे होते बेटा, खोखले थे, उनसे नाव बनाई जाती थी। अभी की तरह नहीं, पहले खोखले होते थे। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। फिर क्या किया बेटे, पहले तो ऐसा चौकोर एक है ना बना देते थे और पानी में तैराते थे। फिर उन्होंने नाव की आकृति को धीरे धीरे सीखा। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृति के सदृश थी। अब ये क्या बोल रहे बेटा, जो मछली थी देखो है ना, उसकी तरह उन्होंने नाव बनाना सीखा। अध्याय 8 व 9 में मछलियों की धारा रेखी आकृति में हमने देखा था। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। फिर किसका आविष्कार हुआ बेटा, पहिए का, ठीक है। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिज़ाइन में सुधार हुए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग हुआ। तो देखो बेटा, पहले अकेली गाय थी, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, तब क्या आ गया बेटा, ये गाड़ी आ गई और इसको खींचने के लिए इसका उपयोग किया। फिर साइकिल बनी, उसके बाद रेलगाड़ी बनी, बस बनी। तो पहिए के आविष्कार के बाद बहुत सी गाड़ियों का निर्माण हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पशुओं, नाव और जहाज़ों पर निर्भर थे। कौन सी सदी बेटा, 19वीं। अभी कौन सी चल रही है, 21वीं सदी। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन में नए साधनों का विकास हुआ और सबसे पहले किसका बेटा, भाप के इंजन का। वाष्प मतलब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था और उस आविष्कार के बाद तरह तरह के परिवहन साधनों का आविष्कार हुआ। वाष्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का, फिर क्या हुआ बेटा, रेल कहाँ जाती है, रेल की पटरियों पर। तो रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए, ठीक है। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। पहले क्या था बेटा, चप्पू चलाते थे, हाथ से चलाकर नावों को चलाया जाता था। अब मोटरों के द्वारा क्या होता है बेटा, नावों को चलाया जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। क्या बोल रहे बेटा, किसका विकास हुआ, वायुयान का विकास हुआ।
जिनमें बाद में सुधार किए गए, जिनमें क्या किया गया बेटा, बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया। और क्या बनाया, इनको यात्रा करने और सामान ले जाने के योग्य बनाया। हवाई जहाज, विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराधानिक, सुपरसोनिक वायुयान और अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी में कुछ योगदान है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़े कौन कौन से साधन थे। अब मुझे बताओ उसकी दूरी को मापना है, वो कितना है। तो देखो यह डेस्क कितना चौड़ा है, तो देखो यहाँ पर एक डेस्क दे रखा है, टेबल दे रखा है बेटा। अब ये कितना चौड़ा होगा, आप यह कैसे पता करोगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। कैसे पता करेंगे, जब आपको कुछ खरीदना हो तो क्या आप बाजार तक पैदल जाना संभव है, तो हाँ अगर पास में है तो। कोई स्थान कितना दूर है यह प्राय जानना महत्वपूर्ण है। अब देखो बेटा कौन सा स्थान कितना दूर है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हम पैदल जाकर सभी जगह नहीं पहुंच सकते हैं। कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएं, पैदल, चलकर, बस में, रेलगाड़ी में, पानी के जहाज़ में, वायुयान अथवा कोई अंतरिक्ष यान होना चाहिए। अंतरिक्ष यान देखो बेटा सबसे ज़्यादा दूरी जहाँ हमको ग्रहों पर जाना हो, जैसे मंगल है, बुध है, इन पर जाना हो तो हम अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं। एक देश से दूसरे देश जाना हो तो वायुयान का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन सा स्थान कितना दूर है वो जानना। कभी कभी ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है या नहीं होती। अब मान लो आपको घर बनाना है, कितना लंबा कितना चौड़ा एक कमरा बनाना है, तो उसके लिए आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। गुड। पहेली तथा बूझो की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क है जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। आपके क्लास में भी डेस्क है बेटा, उस पर कितने विद्यार्थी बैठेंगे, जितनी वो लंबी और चौड़ी होगी उतनी। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि उनका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। तो आपने देखा है ना, आप लोग भी झगड़ते हो। तो देखो आप अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। अब वो डेस्क की लंबाई नाप रहे हैं। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया, डेस्क को दो बराबर भागों में बांटा। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है बेटा, क्या किया, इसको दो बराबर भागों में बांटा। अब लकड़ी के क्या किए बेटा, गिल्ली और डंडा लिया। तो देखो एक डंडा और गिल्ली, एक डंडा और गिल्ली, तो दोनों क्या थे बेटा, हाँ सदैव एक जैसे थे या नहीं थे। तो देखो ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के क्या थे बेटा, शौकीन थे। और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और डंडा रखता था, हमेशा क्या था, तो क्या था बेटा, उसको गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था। तो उसने नापा तो देखा कि भाई उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग कर डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। तो हम ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनका उपयोग किसी चीज़ को नापने के लिए करते हैं, जैसे आप किसका उपयोग करते हो बेटा, स्केल का। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर। देखो दो डंडे दो गिल्लियाँ, इनको जोड़ेंगे तो इसकी पूरी क्या आ जाएगी बेटा, लंबाई आ जाएगी। क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है, इसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों बाद खींची गई रेखा मिट गई। अब बूझो ने क्या किया, पुराना गिल्ली डंडा खो गया तो नया गिल्ली डंडा लाया, तब ये लाइन तो मिट गई। तो जो नया गिल्ली डंडा लाया उसमें गिल्ली बड़ी थी, डंडा वो का वही था। तो देखो यहाँ पर दो डंडा, एक पूरी गिल्ली और एक आधी गिल्ली के बराबर था। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तो डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई कि यह लगभग दो डंडों और एक गिल्ली की लंबाई हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। अब उनके बीच में एक समस्या उत्पन्न हो गई कि भाई क्रिकेट के विकेट और गिल्लियों का उपयोग कर सकते हैं। तो आप सोचो ऐसा करने कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो बेटा हमको उसका सही माप नहीं मिलता। वह एक कार्य कर सकते, एक छोटी डोरी लेंगे। अब वो क्या कर रहे बेटा, छोटी डोरी लेते, उस डोरी से क्या करते, उसको मापने का प्रयास करते। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से, तो देखो बेटा वह डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने के लिए करते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी के आधा भाग, चौथाई भाग, आठवां भाग कर सकते। तो उसने क्या किया बेटा, डोरी से नापा। हम भी नाप सकते हैं। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े को मापने के लिए क्या करता है बेटा, फीते का उपयोग करता है। कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं, बड़े अलमारी की लंबाई मापता है। तो ऐसे हर चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लंबाई को मापना पड़ता है। और उसके लिए हम अलग अलग तरह के क्या करते हैं बेटा, उपयोग में लेते हैं। अब है कुछ मापन।
कुछ कुछ मापन मतलब कुछ काम करना है भाई, किसी कमरे की लंबाई या उसको ज्ञात करना और चौड़ाई, तो आप उसको कैसे ज्ञात करोगे बेटा? तो विद्यार्थी का नाम लिखो, कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई, तो आप उसको नाप सकते हो। दूसरा है, आप हाथ से किसी डेस्क को नाप सकते हो कि वो कितनी चौड़ी है। तो देखो, मापन के लिए यहाँ भी आप यह पता कर सकते हो कि आपकी एक बालिशत के बराबर लंबी डोरी, इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। बालिशत मतलब आपकी एक हाथ, ऐसे जैसे ऐसे नापना है, एक, फिर दो, तो आप डोरी का उपयोग कर सकते हो। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। अब क्या बोल रहे हैं भाई, मापन क्या होता है? अज्ञात राशि का, जो हमारे पास ज्ञात राशि है उससे तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं, और हम उसको क्या कहते हैं बेटा? मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम के दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। तो देखो बेटा, एक संख्या होती है, जैसे अब समय को आप किस में मापते हैं? सेकंड में, घंटे में, तो हम बोलते हैं ना 1 घंटा हुआ, तो एक तो क्या है? संख्या, और घंटा क्या है? मात्रक। उसी तरह से दूरी के भी क्या होते हैं बेटा? मात्रक होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मात्रक क्या होते हैं। जैसे अब आपको इनका प्रयोग अपने आप करना है। उसके बाद है मापन के मानक मात्र, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये सभी समान तो नहीं हो सकते, तो सभी का एक मात्रक समान हो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, मतलब मापन के मानक मात्रक। प्राचीन काल से पैर की लंबाई, अंगुलों की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। पुराने लोग हाथ से, पाँव से, इनसे नापकर दूरी का मापन करते थे। लेकिन अब देखो हड़प्पा सभ्यता, अब यहाँ पर देखो सोशल साइंस में आपने पढ़ा है बेटा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने में प्रमाणित होता है। अब वहाँ पर ज्यामितीय रचनाओं से होता था बेटा, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो भी होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, और संसार के अन्य भागों में इसको मान्यता प्राप्त थी बेटा, कोहनी से लेके उंगली तक। ठीक है, उसको एक हाथ माना जाता था। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते हैं बेटा। लंबाई में हम किसका उपयोग करते हैं? फुट। ये कमरा 12 बाई 13 फुट का होना चाहिए, ऐसा। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई क्या होती है? थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। लोग एक गज कपड़ा फैली बाहों के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते हैं। ठीक है, रोमवासी ऐसा ही करते थे, अपने कदमों से मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत में कई शहरों पे हम पुष्प विक्रेता को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के रूप में करते देखते हैं। आपने देखा ना बेटा, यदि माला बनाने वाले को माला को जोड़ना है तो वो क्या करता है? एक हाथ उसको देखता है, फिर उसको वहाँ से तोड़कर और बांधता है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आमापों में क्या होता है बेटा? विभिन्नता होती है। सभी के हाथ एक आकार के होते नहीं होते, पाँव एक आकार के होते नहीं। शायद इसी कारण से मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की। किसे कहा? मीटरी पद्धति। क्या कहा बेटा? मीटरी पद्धति को किन्होंने? फ्रांसीसियों ने 1790 में। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। देखो बेटा, आज जो हम एसआई मात्रक कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का क्या किया बेटा? उपयोग किया। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। हम लंबाई को हमेशा किस में नापते हैं बेटा? मीटर में, और मीटर का पैमाना दिखाया। इससे आपके ज्यामिति बॉक्स में 15 सेंटीमीटर पैमाना दिखाया गया है स्केल आपका बेटा। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, इसे सेंटीमीटर के 10 भागों में बांटते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? मिलीमीटर।
लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसीलिए आपने देखा बेटा, जब आप रोड पर जाते हो तो साइड में लिखा होता है अभी 120 किलोमीटर। तो देखो, मात्रक को परिभाषित करने के लिए किलोमीटर कहते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बेटा? 1000 मीटर। अतः हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मापने मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं। तो आपको समझ में आया बेटा, जो पास किया हो उसको मीटर के अंदर, दूर हो तो किलोमीटर में, और आपके स्केल वगैरह में सेंटीमीटर होता है। अब है लंबाई की यथार्थ माप। अब लंबाई का यथार्थ मतलब परिशुद्ध माप क्या होता है? अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। देखो बेटा, ये है आपका स्केल। देखो, स्केल में दिखाई दे रहा है 1 से 15, और ये 1 से 30 का है बेटा। 100 तक का भी होता है, 30 तक का भी होता है। ये सेंटीमीटर और मीटर में दे रखे हैं आपको। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी फीते का उपयोग करता है। आपने देखा है ना, दर्जी के गले में एक रहता है, उसको हम फीता कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का उपयोग करते हैं। बेटा, जब आप टाके में से कपड़े कटवाने जाते हो तो दुकान वाला आपको क्या करता है? एक छड़ होती है, देखिए ना आपने, उससे नाप के आपको काटता है। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने के माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए आपका क्या रहता है बेटा? सुविधाजनक। इसलिए टेलर भी किसका उपयोग करता है बेटा? फीते का। छोटी लंबाई, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप ज्यामिति बॉक्स में 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। पेंसिल को नापने के लिए, पेन को नापने के लिए, किताब को नापने के लिए आप स्केल का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके ज्यामिति बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है। अब देखो बेटा, इसने सही नापा या इसने? तो इसने। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, और इसने क्या किया? तिरछा नापा है। लंबाई नापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अब देखो बेटा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखें। जो लंबाई है उसके अनुदिश मतलब एकदम सीधा रखना है। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमाने को शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकते। ऐसे प्रक्रम में पैमाने के शून्यांक से माप लेने के बजाय आप क्या कीजिए? 1 सेंटीमीटर, अभी आपका स्केल अगर टूट जाए, वहाँ पर 0 के जगह ना टूटा हुआ है, तो आप क्या करो? 1 से उसको नाप सकते हो। आपके दूसरे पाठ्यक्रम में इस पूर्णांक के पाठ्यक्रम को फिर हम घटा सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर आ जाएगा। जैसे आपका पहला पाठ्यक्रम आया 14.3 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई क्या है भाई? तो -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने शून्य से नहीं लिया था, 1 से लिया था, तो हमारी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 13.3। मान लीजिए कि आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण है। अब आप आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है ठीक उसके सामने होनी चाहिए। देखो बेटा, जो भी आप नाप ले रहे हो तो आँख ठीक उसके सामने होनी चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। अब देखो बेटा, ये यहाँ से देखेगा तो उसको यहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ से देखेगा तो उसको 7.5 नजर आएगा, ये यहाँ से देखेगा तो 7.5 है, ये देखेगा तो उसको 8 दिखेगा, ये देखेगा तो उसको 7 से कम। तो मतलब कहने का मतलब है कि सीधी रेखा में होनी चाहिए। आप जिस वस्तु का पाठ्यक्रम ले रहे हैं तो वो आपके आँख की क्या होनी चाहिए बेटा? सीधा होना चाहिए। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी क्या कर सकते हो? बता सकते हो। आया आपको समझ में? अब है आपका किसी वक्र रेखा की लंबाई नापना। वक्र मतलब देखो बेटा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या आप उस टेढ़े मेढ़े को किसी स्केल से नाप सकते? नहीं। तो इसको नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा? धागे का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम फिर उस धागे को हम क्या कर सकते हैं? स्केल से नाप कर बता सकते हैं कि इस वक्र तार की लंबाई कितनी होगी। हमने देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों को यथार्थ माप रहे हैं, हमें बहुत सी सुविधा बरतनी पड़ती है। हमें मानक युक्ति और मानक परिणामों को व्यक्त करने के लिए मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ये अभी तक हमने क्या देखा बेटा? लंबाई, दूरी को मापना देखा। तो आपको समझ में आया? अब हम अगली वीडियो में देखेंगे गतिशील वस्तुएं। हमारे चारों ओर कौन कौन सी गतिशील वस्तुएं। धन्यवाद बच्चों।